हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 6 की पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं क्लास 11th के सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो आप वहाँ से भी अपने सभी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं अपरदित स्थल रूप से। ये अपरदित क्या होता है, सबसे पहले इसके हम मीनिंग को जान लेते हैं। अपरदित का मतलब होता है कटा हुआ और स्थल रूप का मतलब होता है जमीन का हिस्सा, जमीन का रूप। यानी कि जो हमारी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा है वो कटा हुआ है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से रूप हैं। सबसे पहला है घाटियाँ। घाटियाँ क्या होती है, दो पहाड़ों के बीच का जो हिस्सा होता है उसे घाटी कहा जाता है। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। अब ये घाटियों की शुरुआत कैसे होती है? घाटियों की जो शुरुआत होती है, जहाँ से घाटियाँ बननी शुरू होती हैं, जहाँ से घाटियों का एक शुरुआत होता है, वो शुरू में तंग होती है और छोटी छोटी, यानी कि छोटी छोटी जो क्षुद्र, क्षुद्र में बहुत ही छोटी सरिताओं यानी कि नदियों से होता है। बहुत ही छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, यहीं से घाटियों का शुरुआत हो जाता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित हो जाती है। अवनलिका किसे कहते हैं? अवनलिका मीन्स बहते पानी की वजह से मिट्टी में जो गहरे कटाव होते हैं उन्हें अवनलिका कहा जाता है। पहले तो जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो तंग होती हैं, छोटी होती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो लंबी हो जाती हैं और विस्तृत अवनलिकाओं में, यानी कि गहरी जो नदी होती है जिनमें जो गड्ढे होते हैं वो उनमें वो बदल जाती है। ये अवनलिकाएँ धीरे धीरे और गहरी हो जाती हैं। और ये जो अवनलिका है, मान लीजिए कि ये नदी है, पहले नदी है, और नदी के बहाव की वजह से जो मिट्टी का कटाव है वो गहरा होता जाता है। मिट्टी का कटाव गहरा होता जाता है तो ऑब्वियसली जो नदी होगी वो भी गहरी होगी और उसका भी कटाव ज़्यादा होगा। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती है। यहाँ लिखा है कि ये जो अवनलिकाएं होती हैं, यानी कि ज़मीन के ऊपर पानी के तेज बहाव की वजह से जो मिट्टी का कटाव होता है, जो गहरे गहरे गड्ढे बनते हैं, मिट्टी का कटाव होता है, तो इससे पानी की तेज धार की वजह से ये चौड़ी और लंबी हो जाती है और घाटियों का रूप धारण कर लेती है। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियाँ वी आकार घाटी, गॉर्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। अब जिस तरह का कटाव होगा, उसकी लंबाई कैसी है, उसकी चौड़ाई कैसी है, उसका शेप कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर ये जो घाटियाँ हैं वो वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन आदि घाटियों के रूप में वर्गीकृत की जा सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि गॉर्ज क्या होता है और कैनियन किस तरह की घाटी होती है। गॉर्ज घाटी किसे कहते हैं? नदी की घाटी का वह विशिष्ट रूप जिसमें घाटी के किनारे खड़ी दीवारें होती हैं। हम कह सकते हैं कि इसे बहुत बड़ा गड्ढा। आगे लिखा है कैनियन। कैनियन किस तरह की घाटी होती है? ये एक तरह की तंग घाटी होती है जिसकी जो ढलान होती है वो सीधी होती है। आगे लिखा है चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। सबसे पहले हमने तो यहाँ ये जाना कि जो घाटी होती है, जो अवनलिकाएँ होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं और फिर वो घाटी का रूप धारण कर लेती हैं। घाटी क्या होती है? दो पर्वतों के बीच का जो मार्ग होता है उसे घाटी कहा जाता है। अब इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है और आकृति कैसी है, उसी के आधार पर हम घाटियों को बांटते हैं, वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन। लेकिन यहाँ लिखा है कि जो घाटी का प्रकार है वो किस तरह से डिपेंड होता है, किस तरह से वो डिटरमाइन होता है, किस पर वो डिपेंड होता है। तो चट्टानों का जो प्रकार होता है, जो चट्टानें होती हैं वो जिस तरह की होती हैं, जिस प्रकार की होती हैं और उसकी जो बनावट होती है, चट्टानों की जो संरचना होती है, उस पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरणार्थ कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज विस्तरण में पाए जाने से होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा है कि जो कैनियन का निर्माण है, कैनियन घाटी का जो निर्माण है, जो तंग घाटी होती है
और जिसकी जो दीवारें होती हैं वो ज़्यादा सीधी होती हैं, उसका निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने से होता है। यानी कि जो चट्टानें होती हैं वो कैसे पाई जाती हैं, वो लेयर में पाई जाती हैं तथा गौर्ज कठोर चट्टानों में बनता है, और जो गौर्ज घाटी होती है वो कठोर चट्टानों में बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जलगर्तिका तथा अवनमित कुंड के बारे में। जलगर्तिका का मीनिंग क्या होता है और अवनमित कुंड का मीनिंग क्या होता है, ये पहले जान लेते हैं। जलगर्तिका क्या होती है? जब पानी ऊपर से गिरती है और गिरने की वजह से जो नीचे गड्ढे हो जाते हैं उन्हें जलगर्तिका कहा जाता है। और अवनमित कुंड का किसे कहते हैं? जब ये जलगर्तिका बहुत बड़े हो जाते हैं इन्हें अवनमित कुंड कहा जाता है। यह लिखा है, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटी चट्टानी टुकड़े गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ऊपर से पानी नीचे की ओर गिरती है, जब पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, नदी तल में जो अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं, यानी कि जो कटे हुए छोटे छोटे जो चट्टानी टुकड़े होते हैं वो छोटे गर्तों में फंस जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढों में फंस जाते हैं और उसी में वृत्ताकार रूप में ये घूमते रहते हैं, जिन्हें जलगर्तिका कहते हैं। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है, और ये जो छोटे छोटे गर्त होते हैं ये आपस में मिल जाते हैं और बाद में ये जो नदी घाटी होती है वो गहरी हो जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है। जो झरने होते हैं, झरनों के तल में भी एक गहरे और बड़े जलगर्तिका का निर्माण होता है, बड़े गड्ढों का निर्माण होता है जो जल की ऊंचाई से गिरने और उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार, यानी जो गड्ढा होता है उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं, और जो झरने होते हैं, झरनों के तल में जो ऐसे विशाल और गहरे कुंड होते हैं उन्हें अवनमित कुंड कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अधःकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प। तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियां सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती हैं। जहाँ पर ढाल तीव्र होगी ऑब्वियसली वहाँ पर पानी का बहाव क्या होगा, वहाँ पर पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज होगा। चूँकि जो नदियाँ होती हैं वो तेज़ गति से बहती हैं, इसलिए वो नदी तल पर यानी नदी का जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें वो अपरदन करती हैं, यानी कि उनमें वो कटाव करती हैं। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता। जो तीव्र नदी ढाल होती है उसमें सामने का जो हिस्सा होता है उसमें अपरदन अधिक नहीं होता, उसमें कटाव अधिक नहीं होता। लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं। लेकिन ऐसी नदियाँ जो मंद ढालों पर बहती हैं उनके सामने का जो हिस्सा होता है इसमें अपरदन ज़्यादा होता है। तेज़ ढालों में बहने वाली जो नदियाँ होती हैं उनके सामने का जो हिस्सा होता है उसमें अपरदन कम होता है, उसमें कटाव कम होता है। लेकिन जो मंद गति से बहने वाली नदियाँ होती हैं, धीरे गति से बहने वाली जो नदियाँ होती हैं, जो मंद ढालों पर बहती हैं, उनमें सामने का जो हिस्सा होता है उनमें कटाव ज़्यादा होता है। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती हैं या नदी विसर्प बनाती हैं। जो नदियां मंद ढालों पर बहती हैं तो उनके सामने का हिस्सा जो अपरदन होता है यानी कटाव होता है, इनमें ज़्यादा कटाव होने की वजह से ये जो नदियां होती हैं इस तरह से फिर वक्रित होकर बहती हैं या नदी विसर्प बनाती हैं। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। यहाँ लिखा कि जो नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना, यानी कि जो नदियाँ इस तरह से होकर के बहती हैं, चूँकि वो मंद ढालों से होकर के बहती हैं तो इस तरह से वो सामने का जो हिस्सा होता है उसको अपरदित करते हुए बहती हैं, यानी कि उसको कटाव करते हुए बहती हैं। इस तरह से ये विसर्प के जरिए बहती हैं। और ये जो नदी विसर्पों का बाढ़ मैदान में ये पाए जाते हैं या डेल्टा मैदानों पर पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नदी विसर्प होते हैं वो बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ नदी का जो ढाल होता है वो बहुत ही ज़्यादा धीमा होता है। यानी कि बाढ़ मैदानों में नदी का जो बहाव होता है वो धीमा होता है, उनकी ढलान बहुत ही धीमी होती है। डेल्टा मैदानों में भी जो नदियाँ होती हैं वो धीमी गति से बहती हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी ढलान धीमी होती है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं।
जो बाढ़ मैदानों में भी विसर्प मिलते हैं, नदी विसर्प मिलते हैं, और डेल्टा मैदानों में भी नदी विसर्प मिलते हैं, और कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधाकर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है, और इन्हीं विसर्पों को अधाकर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नदी वेदिकाएं। वेदिकाएं क्या होती हैं? नदी के किनारे जो सीढ़ीनुमा भू आकृति पाई जाती है, यानी कि ज़मीन का शेप पाया जाता है, उसे ही नदी वेदिकाएं कहा जाता है। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नदी वेदिकाएं हैं, यानी ये नदी है और इसमें सीढ़ीनुमा भू आकृति है। सीढ़ीनुमा ज़मीन का रूप है, इसे ही नदी वेदिकाएं कहा जाता है। इनके बारे में यहाँ पर ये लिखा है कि नदी वेदिकाएं क्या है? प्रारंभिक बाढ़ मैदानों, यानी शुरुआती जो बाढ़ मैदान हैं, या पुरानी नदी घाटी, जो पुरानी नदी घाटी है, उन्हीं के तलों के चिन्ह हैं, उनका जो नीचे का सरफेस है उनके चिन्ह हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अप्रदित स्थल रूप है। नदी वेदिकाएं क्या है? अप्रदित स्थल रूप है, यानी कि कटे हुए जमीन का रूप है, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ों के लंबवत अप्रदन से निर्मित होते हैं। ये नदी वेदिकाएं कैसे बनते हैं? ये नदी वेदिकाएं जो होती हैं, नदी के जरिए लाए गए जो पदार्थ होते हैं, जब वो एक तरफ जमा कर दिए जाते हैं तो बाढ़ का मैदान बनता है, और उन्हीं बाढ़ मैदानों का लंबे समय तक जब कटाव होता है तो इसी से ही ये नदी वेदिकाएं बनती हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं। अलग अलग ऊंचाई पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं। कई ज़मीन के ऊपर का जो कटा हुआ रूप है वो हो सकता है, जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि शुरुआती जो नदी थी उसका जल स्तर कितना था। यानी कि सबसे पहले देख लेते हैं, ये शुरुआती जल स्तर होगा, इतना ही जल स्तर होगा, फिर इसके बाद इतना जल स्तर होगा, फिर इतना होगा, फिर इस तरह से हम देख सकते हैं कि शुरुआती नदी जल स्तर कितना है। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं। जो नदी वेदिकाएं हैं, यानी कि ये जो सीढ़ीनुमा जो रूप है वो नदी के दोनों तरफ हो सकती है, और इनके इस रूप को युग्म वेदिकाएं कहते हैं। यानी कि जो नदी वेदिकाएं होंगी वो नदी के दोनों रूप में दोनों तरफ होंगी। इस स्वरूप को युग्म वेदिकाएं कहते हैं। और ये जो नदी है इसके एक तरफ दूसरी भू आकृति है, इस तरफ दूसरी आकृति है, इसलिए ये अयुग्मित वेदिकाएं हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे निक्षेपित स्थल रूप। निक्षेपित स्थल रूप मीन्स ज़मीन का वह रूप जो किसी चीज़ के जमा होने से बनता है। यहाँ पर है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख किसे कहते हैं? जब नदी में बहुत सारे पदार्थ होते हैं और वो पदार्थ किसी जगह पर जमा हो जाते हैं, वो पदार्थ जिसे जलोढ़ कहा जाता है, सेडिमेंट कहा जाता है, वो किसी जगह पर जमा हो जाते हैं और एक पंखे के आकार बनाते हैं, उसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है, जब नदी ऊंचाई वाले जगहों से बहती हुई गिरिपद यानी कि पहाड़ के जो तल होते हैं या मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। आगे लिखा है, जो नदियाँ जलोढ़ पंखों से बहती हैं वे प्रायः अपने वास्तविक वाह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें जल वितरिकाएं कहते हैं। यानी कि जो नदियाँ जलोढ़ पंखों से, जहाँ पर जलोढ़ पंख बनते हैं, नदियों के जरिए लाई गई जो जलोढ़ होती हैं, जब वो जमा हो जाते हैं और पंखों के शेप निर्माण करते हैं, उनमें जो नदियाँ होती हैं, जब वो जलोढ़ पंखों से बहती हैं तो वो अपने जो रियल मार्ग है, जो रियल रास्ता है, उनमें वो बहुत दूर तक नहीं बहती हैं, बल्कि वो अपना रास्ता बदल लेती हैं और कई शाखाओं में जो नदी होती है वो अपना रास्ता बदल लेती है और कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें जल वितरिकाएं कहते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पातक मंद ढाल वाले होते हैं। यानी कि जो आर्द्र प्रदेशों में, जो यानी ऐसे नमी वाले जो प्रदेश होते हैं, उनमें जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति, शंकु की शेप तथा जो टॉप से बॉटम तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। जो सूखे प्रदेश होते हैं या आधे सूखे जलवायु प्रदेश होते हैं, उनमें
ये तीव्र ढाल वाले और उच्च शंकु बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा के बारे में। यहाँ लिखा है डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। यहाँ लिखा है जो डेल्टा होते हैं वो जलोढ़ पंखों की ही तरह होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का यानी कि जहाँ पर ये बनते हैं उनका स्थान अलग होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती है। जो नदी होती है वो अपने साथ जो पदार्थ लाती है उनको समुद्र के किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। और जो नदी के जरिए लाया गया जो पदार्थ होता है वो समुद्र में दूर तक अगर नहीं जाता है तो ये समुद्र का जो तट होता है उसी में ये फैल जाता है और ये शंकु के रूप में, इस तरह से ये शंकु के रूप में फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है। जिस तरह से जलोढ़ पंख होते हैं उनका उल्टा जो डेल्टा होता है उनका जो जमा किया हुआ पदार्थ होता है वो व्यवस्थित होता है और इनका जो जलोढ़ होता है यानी जो सेडिमेंट होता है, जो नदियों के जरिए लाए गए पदार्थ होते हैं वो स्तरित होते हैं। अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चीका मिट्टी गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है। यानी कि जो नदी के जरिए लाया गया जो पदार्थ होता है उसमें जो मोटे पदार्थ होते हैं वो समुद्र तट के नज़दीक जमा हो जाते हैं और जो बारीक कण होते हैं जैसे कि चीका मिट्टी है, गाद है, वो सागर में दूर तक जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और जैसे जैसे नदी अपने साथ पदार्थ लाती है और समुद्र के किनारे जमा करती है डेल्टा का आकार बढ़ता है और नदी वितरिकाओं की जो लंबाई होती है वो बढ़ती जाती है। यानी कि अगर नदी जो वितरिकाएँ हैं, इस तरह से नदी वितरिकाएँ हैं, यहाँ पर जो ये समुद्र है और ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये डेल्टा है क्योंकि ये शंकु के आकार का है। और जैसे जैसे ये जो डेल्टा है वो आगे बढ़ता जाएगा और जो नदी वितरिकाएँ हैं उनका जो आकार है वो क्या होगा, वो भी बढ़ता जाएगा और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। और जो डेल्टा है चूँकि वो समुद्र के किनारे ही बनता है और जैसे जैसे इसका आकार बढ़ता जाता है वो सागर के अंदर डेल्टा बढ़ता रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका। प्राकृतिक तटबंध मीन्स नेचुरल, नदी का किनारे, समुद्र का किनारा, तथा विसर्पी रोधिका। विसर्पी रोधिका किसे कहते हैं? नदी का जो घुमावदार किनारा होता है उसमें जो जमा हुए तलछट होते हैं यानी जो सेडिमेंट होते हैं, जलोढ़ होते हैं, उससे बनी एक भू आकृति होती है जो नदी के अंदरूनी किनारों पर बनती है। इसे ही विसर्पी रोधिका कहा जाता है। यहाँ लिखा है जिस प्रकार अपरदन से घाटियाँ बनती हैं उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। यानी कि जिस तरह से कटाव होने से घाटी बनती है उसी तरह से निक्षेपण से यानी कि जो सेडिमेंट होता है, जो नदी के जरिए लाया गया जो पदार्थ होता है, उनके जमा होने से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं, बाढ़ के मैदान बनते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। जो बाढ़ के मैदान है वो नदी निक्षेपण के यानी कि नदी के जरिए लाया गया जो पदार्थ होता है उनके जमाव से ही जो बाढ़ का मैदान होता है उसी का वो स्थल रूप है। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। यानी कि जब नदी तेज ढाल से जब वो मंद ढाल में जब वो एंटर करती है तो बड़े आकार के जो पदार्थ होते हैं जो नदी के साथ बहकर आए हुए होते हैं वो पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं, पहले ही वो जमा हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जो होते हैं जैसे कि रेत है, चीका मिट्टी है और गाद है और भी बहुत सारे जो बारीक पदार्थ होते हैं वो अपेक्षाकृत मंद ढालों पर यानी कि तेज ढालों के मुकाबले में मंद ढालों पर बहने वाली जो कम वेग वाली जलधारा होते हैं उनमें मिलते हैं। और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है यानी कि जब बाढ़ आती है और पानी तट पर फैल जाता है यानी कि जो नदी होती है उसके किनारे जो तट होते हैं, जो किनारा होता है, जब पानी उन तटों पर फैलता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। यानी कि जो बारीक पदार्थ होते हैं वो तटों पर फैल जाते हैं, तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं और नदी निक्षेप से यानी नदियों के जरिए लाए गए जो पदार्थ होते हैं उनसे बने ऐसे जो तल होते हैं सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं, यानी एक्टिव बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। यानी कि हमेशा वहाँ बाढ़ आती है और वहाँ पर जो नदी के जरिए लाई गए जो पदार्थ होते हैं वह जमा होते हैं और बाढ़ का मैदान बनता है।
तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। और जो तलों से ऊंचाई पर यानी कि जो सरफेस होता है, जो ज़मीन का सरफेस होता है, उसके ऊंचाई पर बने जो तट होते हैं उनको असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर यानी ऊंचाई होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं। यहाँ लिखा है कि जो असक्रिय बाढ़ के मैदान होते हैं जो तटों के ऊपर यानी कि जो ज़मीन का सरफेस है, जो नदी के किनारा होता है उसके ऊपर होते हैं, जो नदी का किनारा होता है उसके ऊपर होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, 2 तरह के पदार्थों से, नदी के जरिए लाए गए 2 तरह के पदार्थों से बने होते हैं, बाढ़ निक्षेप व सरिता निक्षेप। बाढ़ निक्षेप मीन्स जब पानी नदी में पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है, बाढ़ आ जाता है और बाढ़ के जरिए लाया गया जो पदार्थ होता है जब वो जमा हो जाता है। या फिर सरिता निक्षेप यानी कि जो नदी होती है उसके जरिए लाया गया जो पदार्थ होता है जब वो जमा हो जाता है। इसी से ही असक्रिय बाढ़ के मैदान बनते हैं। मैदानी भागों में नदियां प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं। यानी कि जो मैदानी भाग होते हैं, नदियां क्या होती हैं, वो क्षैतिज दिशा में यानी कि अपने सामने वाले दिशा में वो अपना मार्ग बदलती है और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे बह जाता है। और जो जैसे कि ये नदी है, ये इस तरह से घूम रही है और जो कटा हुआ भाग होता है वो कटा हुआ जो मार्ग होता है वो धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं उन स्थूल पदार्थों के जमा होते हैं। जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग होते हैं, ये नदियों के जरिए कटे हुए या छूटे हुए जो भाग होते हैं उनमें स्थूल पदार्थों के जमा होते हैं। उनमें स्थूल पदार्थ जमा होते हैं। ऐसे जमा जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं, अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि के होते हैं। और ये जो जमाव होते हैं वो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं। यानी जब बाढ़ का पानी जब फैल जाता है ऐसे जमाव बनते हैं। अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि होते हैं। और जो बाढ़ के पानी में जो महीन कण होते हैं, चिकनी मिट्टी होती है, गाद होती है, इसी से ही ये जमाव होते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। और इसी तरह का जो बाढ़ का मैदान होता है जो डेल्टाओं में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध यानी नेचुरल नदी का किनारा और विसर्पी रोधिका आदि कुछ इम्पॉर्टेंट ज़मीन के रूप हैं जो बाढ़ के मैदानों से जुड़े हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ये जो तटबंध होते हैं वो नदियों के पार्श्वों में यानी कि नदियों के सामने वाले हिस्से में स्थूल पदार्थों के रैखिक, निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। नदी रोधिकाएँ या विसर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं। और ये जो रोधिकाएं होती हैं वो प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण यानी जमा होने के कारण बनी हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।